Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, in the last video we have studied about the position of adverbs. Today we are going to use of some typical adverbs. आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स. आज इस टॉपिक को हम दो वीडियो के माध्यम से समझेंगे. पहला वीडियो में लगभग 12 रूल्स रहेंगे और बाकी के रेस्ट रूल्स जो रहेंगे वो अगले वीडियो में रहेंगे. तो दो वीडियो के माध्यम से हम इसको सीख लेंगे अच्छे से. और को शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं. तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स. तो डियर स्टूडेंट अब हम समझते हैं यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स के लिए. पिछले वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं. तो अब शुरू करते हैं उसको जाकर के. इसमें सबसे पहले आता है टू, और टू का अर्थ होता है मोर देन एनफ. यानी मोर देन एनफ से मतलब ये हुआ कि उतना जितना कि नहीं होना चाहिए. इसमें क्या होता है कि नेगेटिव का भाव रहता है. उतना हो जितना नहीं होना चाहिए, मोर देन इनफ है ये. और इसलिए बेरी या मच के स्थान पर अगर बात कहीं आ जाती है बेरी या मच की तो उसके स्थान पर क्या होता है, टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए. अगर बेरी या मच की जगह बात आए तो उसके स्थान पर हम सोचें कि टू का यूज कर दें तो टू का यूज हमको नहीं करना चाहिए. अन्यथा क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है. मतलब सारा अर्थ चेंज हो जाता है, पूरा अर्थ बदल जाता है. जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई एम टू हैप्पी टू हियर ऑफ योर सक्सेस. अब इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं तुम्हारी सफलता से इतना प्रसन्न हूँ कि जितना कि मुझे नहीं होना चाहिए. मैं इतना खुश हूँ जितना कि मुझे नहीं होना चाहिए. और लेकिन ये बाकी जो हमारा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा गलत है. ठीक है, कि मैं तुम्हारी सफलता से इतना खुश हूँ, सुन करके इतना खुश हूँ जितना कि मुझे नहीं होना चाहिए. इसका मतलब तो ये है कि खुश होना ही नहीं चाहिए था. अब सही ये होगा कि आई एम वेरी हैप्पी. वेरी का यूज यहाँ पर होना था. आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. टू हियर ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता के बारे में जानकर या सुनकर, आपकी सफलता के बारे में सुन करके मैं बहुत खुश हूँ. ये तो सही है. लेकिन यहाँ जब ये बात कह दी गई कि मैं इतना खुश हूँ कि जितना मुझे नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. अब बात आगे है कि जैसा अभी बताया था मैंने, टू में क्या होता है, नेगेटिव का भाव छिपा होता है. ये बात को ध्यान में रखते हुए ही टू का यूज करना चाहिए. ये हमें पहले से मालूम है कि टू में क्या होता है, नेगेटिव का भाव होता है. इसलिए टू का यूज जब भी करें तो इस बात को ध्यान में रख करके करें. अब सही है, यू आर टू काइंड टू मी. ये वाक्य गलत है क्योंकि आप मेरे पर इतने दयालु हैं जितने कि आपको नहीं होना चाहिए. तो ये इस हिसाब से ये रॉन्ग हुआ. यहाँ ये हो सकता था, यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मेरे पर बहुत दयालु हैं. या फिर शी इज टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब यही हुआ कि वो इतनी सुंदर है जितनी कि उसे सुंदर नहीं होना चाहिए. तो ये भी गलत है. इसके बाद है, ही इज़ टू इंटेलिजेंट, वो इतना बुद्धिमान है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ. सही ये होगा, द डे इज़ टू हॉट, कि आज दिन इतना गर्म है कि जितना उसको नहीं होना चाहिए. मतलब आज गर्मी बहुत है. या द प्राइस इज़ टू हाई फॉर मी, मतलब कहने का है कि जो रेट हैं वो इतने ज़्यादा हैं जितने कि नहीं होने चाहिए. मतलब हाई रेट बहुत ज़्यादा मेरे लिए हाई हैं. तो इस तरह से हमने टू का यूज समझा और टू का यूज कंप्लीट हुआ. अब चलते हैं हम आगे
तो टू प्लस इन्फिनेटिव है। और टू प्लस इन्फिनेटिव में क्या होता है कि कुछ वाक्यों में टू के बाद में इन्फिनेटिव आता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें टू के बाद में इन्फिनेटिव आता है। ऐसे वाक्यों में भी टू का अर्थ नेगेटिव होता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टू का अर्थ जहाँ भी होगा वो नेगेटिव ही होगा। इस प्रकार के वाक्यों में टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में ही सही होगा। अगर हम टू का यूज ऐसे वाक्यों में करते हैं तो उसका सही जो यूज जो होगा वो नेगेटिव सेंस में ही सही माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में गलत माना जाएगा, एफर्मेटिव में नहीं। अगर हम एफर्मेटिव में करते हैं तो एफर्मेटिव में वो गलत माना जाएगा। जैसे ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, यहाँ की बात सही है कि वो इतना गरीब है कि कार को नहीं खरीद सकता। टू बाई ए कार, वो एक कार नहीं खरीद सकता। अब हम ये कहें कि ही इज टू रिच, वो इतना अमीर है टू बाई ए कार की वो कार नहीं खरीद सकता, तब तो यहाँ पर बात गलत होगी कि अमीर होकर कार नहीं खरीद पा रहा है, तब तो गलत है ना। देखिए डियर स्टूडेंट, उसी नियम का यहाँ पर भी है। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ टू वीक टू रन, वो इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर ये बिल्कुल इसको सही मानेंगे हम। इसके बाद है द रिवर इज़ टू डीप फॉर मी टू क्रॉस, नदी इतनी गहरी है कि मैं उसको पार नहीं कर सकता। नदी इतनी गहरी है कि मैं उसको पार नहीं कर सकता। टू क्रॉस, नदी इतनी गहरी है कि मैं उसको पार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये वाक्य भी बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद यूज आता है बेरी एंड मच का। बेरी एंड मच का यूज हम समझेंगे लगभग 3 नियमों के तहत। देखिए पहला तो यही आ जाएगा, इसमें ये रहेगा पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो बेरी एंड मच में क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में बेरी और पास्ट पार्टिसिपल के साथ में मच का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब के साथ मच का यूज किया जाता है। जैसे इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी है द गेम वाज वेरी एक्साइटिंग, तो यहाँ पर भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, इसके साथ हमने वेरी का यूज किया है। अगला है ही वाज मच सरप्राइज, ये आएगा पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज है और यहाँ पर मच का यूज किया गया है। ऐसे ही वाज मच कन्फ्यूज, तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। लेकिन होता क्या है कि कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनसे पहले बेरी का यूज करना चाहिए। कुछ पास्ट पार्टिसिपल भी ऐसे होते हैं जिनसे पहले हमें क्या होता है, बेरी का यूज करना चाहिए। जैसे आई वॉज वेरी प्लीज्ड, अब ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। टू हियर द न्यूज, में इस खबर को सुनकर के बहुत खुश था। अब ऐसे ही आगे आता है कि बेरी और मच के प्रयोग में एक अंतर और होता है। वो क्या है, मच का प्रयोग एडजेक्टिव एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है और बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पहले होता है। तो मच का जो यूज होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री से पहले किया जाता है और बेरी का यूज जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री से पहले करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, राम्स हाउस इज मच बिगर, तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, मच बिगर देन मोहन्स, यानी राम का घर जो है वो मोहन के घर से अधिक बड़ा है। हरी इज मच बेटर, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ। हरी इज मच बेटर प्लेस्ड देन राजेश, यानी हरी जो है वो राजेश की अपेक्षा अच्छा है, यानी मच बेटर प्लेस, अच्छे स्थान पर है। तो अब क्या हुआ कि नोट
इसका भी है, तो ये कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में मच के स्थान पर, कंपैरेटिव डिग्री में मच के स्थान पर वेरी मच का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में नहीं कर सकते। हम सोचा कि पॉजिटिव डिग्री में मच के स्थान पर वेरी मच का प्रयोग कर दें, तो ये संभव नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें है ही इज़ वेरी मच रिचर देन हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर बात आ रही है कि वो अपने मित्र से वेरी मच रिचर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज किया गया है। देन हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र से बहुत ज़्यादा अमीर है। अब इसका तीसरा पार्ट समझते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है वेरी और मच के लिए, कि वेरी और मच दोनों का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हो सकता है। हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी वेरी और मच का यूज कर सकते हैं। मच का प्रयोग जो होता है दा से पहले और वेरी का प्रयोग जो है वो दा के बाद किया जा सकता है। जैसे ही इज मच द बेस्ट, तो यहाँ पर मच का यूज जो किया है वो दा से जस्ट पहले कर दिया गया। ही इज मच द बेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले दा है, इससे जस्ट पहले मच का यूज कर दिया गया है। ही इज मच द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वे कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा, सबसे अच्छा लड़का है। ऐसे ही है राकेश इज मच द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, तो यहाँ पर भी मच द रिचेस्ट, दा से पहले मच का यूज कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही है काउ इज द वेरी जेंटलेस्ट एनिमल। अब यहाँ पर दा का यूज जो किया है वो वेरी से जस्ट पहले किया गया है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर। तो इस तरह से अभी तक हमने वेरी और मच के यूज को जाना है, और आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए मच और वेरी मच का यूज, अब तो मच और अभी तक वेरी और मच को पढ़ रहे थे, अब मच और वेरी मच को पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ वेरी मच, एफर्मेटिव सेंटेंस जितने होते हैं उनमें क्या होता है, वर्ब के साथ में वेरी मच का यूज किया जा सकता है, यूज हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में केवल मच का यूज होता है, ओनली मच का यूज होता है। वेरी मच का यूज हम नेगेटिव में नहीं कर सकते। जैसे आई लव हिम वेरी मच, अब यहाँ तो पॉजिटिव वाक्य एफर्मेटिव है तो ठीक कर दिया इसमें, आई लव हिम वेरी मच, मैं उसको बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पर अगर बात आ गई नेगेटिव की, यहाँ डोंट पहले और इससे पता लग रहा है कि वाक्य नेगेटिव है, तो यहाँ पर वेरी मच का यूज नहीं करता, मैं उसको अधिक प्रेम नहीं करता, बात ये निकल करके आएगी। तो ये मच और वेरी मच का यूज कंप्लीट हुआ, ये भी क्लियर हो चुका है। अब आगे है वेरी मच, टू मच, मच टू एंड ओनली टू। ये चार फ्रेज हैं, और चारों फ्रेज के जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट सबके अलग होते हैं। वेरी मच का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण रूप से, जबकि टू मच का जो अर्थ होता है वो होता है, टू मच और मच टू का अर्थ जो होता है वो होता है ज़रूरत से ज़्यादा, जितना है ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा, इतना ज़्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर टू ने अपना असर दिखा दिया है, जितना कि नहीं होना चाहिए। टू की वजह से यहाँ पर ये क्या हुआ, नेगेटिविटी फैलने लगी है। और ओनली टू का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत, ओनली टू का मतलब होता है केवल बहुत। अब जैसे बात आई, यहाँ पर एग्जाम्पल है आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, तो यहाँ पर वेरी मच का यूज कर दिया है, पूर्ण रूप से कृतज्ञ हूँ। और फिर आया द रेन इज टू मच हैवी, बरसात इतनी तेज है जितनी कि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वेरी मच, टू मच, मच टू एंड ओनली टू का भी यूज कंप्लीट हुआ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है टू एंड इवन।
तो टू और इवन जो होते हैं दोनों का अर्थ जो होता है वो भी होता है। टू का भी अर्थ भी होता है और इवन का भी अर्थ भी होता है। लेकिन टू का यूज जो होता है, टू का यूज इम्फेसिस बढ़ाने के लिए किया जाता है। इम्फेसिस के लिए किया जाता है, मतलब जोर देने के लिए किया जाता है। और इवन का यूज जो होता है वो आशा के विपरीत कार्य के लिए, यानी आशा के विपरीत कार्य के लिए किया जाता है। जैसे हमें अगर किसी से कोई उम्मीद है लेकिन वो उम्मीद पूरी ना हो, उसके विपरीत काम हो जाए, तो उसके लिए हम इवन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इवन माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पर है क्या कि उसे अपने भाई से बड़ी आशा थी कि वो उसकी सहायता करेगा, लेकिन फिर भी उसने उसकी सहायता नहीं की, तो यहाँ पर इवन का यूज कर दिया गया है। आगे है, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस टू। अब यहाँ इंटेलिजेंट है एक वर्ड और एक इंडस्ट्रियस है, तो इन दोनों के लिए यहाँ पर टू का यूज कर दिया गया। वह बुद्धिमान और परिश्रमी भी, वह बुद्धिमान है और परिश्रमी भी, या कह सकते हैं वह बुद्धिमान और परिश्रमी भी है। सही, आई कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसको नहीं पहचान सका। तो अब यहाँ पर क्या है कि आशा के विपरीत बात हो गई। उम्मीद तो थी पहचानने की, लेकिन वो नहीं पहचान पाया। तो इस तरह से ये रूल नंबर 6 भी। इसके बाद देखिए 7 में लिटिल एंड ए लिटिल। तो एडवर्ब के रूप में लिटिल और ए लिटिल का जो अर्थ होता है वो वही होता है जो एडजेक्टिव के रूप में होता है। जो कहने का मतलब है, लिटिल और ए लिटिल का यूज अर्थ जो है वो जो एडवर्ब में है वही एडजेक्टिव में होता है, तो एडजेक्टिव की तरह ही इसमें किया जाता है। लिटिल का अर्थ जो होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, लगभग नहीं है, नहीं के बराबर की है ही नहीं। मान लो 1% कह सकते हैं। ए लिटिल का अर्थ होता है बहुत थोड़ा, यानी थोड़ा सा जो होता है वो ए लिटिल का अर्थ होता है। एग्जाम्पल है जैसे, आई लिटिल एक्सपेक्टेड ही वुड पास, तो मुझे उसके पास होने की कोई आशा नहीं थी। कह सकते हैं थोड़ी बहुत, ना के बराबर उम्मीद, मतलब है कि मुझे उसके पास होने की ना के बराबर उम्मीद थी, आशा थी। सेकंड है, आई वाज ए लिटिल डिसअपॉइंटेड, मैं थोड़ा सा, यहाँ पे ए लिटिल है, मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। तो इस तरह से ये 7 नंबर लिटिल और ए लिटिल का यूज भी क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ और आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए 8 नंबर पे क्या है, सिंस एंड एवर सिंस। तो होता क्या है, एडवर्ब के रूप में सिंस और एवर सिंस जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ये टाइम के बारे में बताते हैं, इनसे हमें टाइम का पता लगता है। सिंस का जो अर्थ होता है वो होता है तब से, और एवर का जो अर्थ होता है वो, एवर सिंस का जो मतलब होता है वो होता है तब से अब तक। ठीक है, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और इनडायरेक्ट नरेशन अगर है तो इनका यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, अगर इनडायरेक्ट वाक्य है तो। अब जैसे क्या है, आई मेट हिम 5 years ago एंड हैव रिमेम्बर्ड एवर सिंस, मतलब मैं उससे 5 साल पहले मिला था, तब से ही उसको याद है। तो यहाँ पर एवर सिंस का यूज कर दिया गया। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पर किया गया है, ये हैव रिमेम्बर्ड। अब बात आती है यहाँ पर, ही एश्योर्ड मी दैट ही हैड नेवर डन सो सिंस। जो दैट का यूज है ये बता रहा है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन है, और जब इनडायरेक्ट नरेशन है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया गया। ये हैड बता रहा है कि यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज
किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये सिंस का यूज हुआ है। तो इस तरह से सिंस और एवर सिंस का भी यूज कंप्लीट हुआ और आपको भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद है एल्स और बट। तो एल्स बट में क्या होता है कि एल्स के साथ बट का यूज करना चाहिए, एल्स के साथ में बट का यूज करना चाहिए, देन का नहीं करना है। जैसे आई मेट नन एल्स बट, आई मेट नन एल्स बट योर फादर, तो यहाँ पर एल्स बट का यूज कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर इट इज़ नथिंग एल्स बट एरोगेंस, जैसे एल्स बट का यूज भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में है 10 नंबर सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ़ एवर, अगर वाक्य में हमें सेल्डम का ही यूज करना हो, अगर वाक्य में ऐसी कंडीशन आती है कि हमें सेल्डम का यूज करना है, मतलब होता है सेल्डम का कभी कभी, नेवर का कभी नहीं होता है। अब सेल्डम कभी कभी, इफ़ एवर इसके साथ आएगा, तो होता क्या है कि जब हमें सेल्डम का यूज करना हो तो फिर सेल्डम नेवर या फिर सेल्डम इफ़ एवर का यूज करना हमको चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है उन्होंने, ही सेल्डम और नेवर मिसहैप्स विद एनीबडी, वो कभी कभी या कभी नहीं किसी दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में गलत व्यवहार कभी कभी या कभी नहीं करता है। अब यहाँ पर आया ही सेल्डम इफ़ एवर ड्रिंक्स, वो कभी कभी या फिर हमेशा ड्रिंक करता है, पीता है। तो सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ़ एवर का भी यूज कंप्लीट हुआ, आपको ये क्लियर हो चुका है। अब है इसके बाद बिफोर एंड एगो। इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये दोनों ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। इनसे समय का हमें पता लगता है, समय का बोध होता है। बिफोर के साथ क्या होता है, बिफोर के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जबकि ये सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है बिफोर के साथ में, ठीक है। लेकिन एगो के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज एगो के साथ करते हैं, और दोनों का ही मतलब होता है पहले। जैसे आई नेवर बिफोर मेट सच ए रूड मैन, मैं कभी पहले ऐसे दुष्ट व्यक्ति से नहीं मिला। या फिर आई मेट हिम ए मंथ एगो, मैं उससे 1 महीने पहले मिला। नोट क्या है इसमें, एगो से पास्ट टेंस का पता लगता है, हमें एगो से पास्ट टेंस का पता लगता है, इसलिए इसका यूज हमें कभी भी प्रेजेंट टेंस के साथ नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर भी दिया तो ये यूज गलत हो जाएगा, ये पास्ट टेंस के साथ यूज गलत होता है। जैसे आई हैव अराइव्ड हेयर ओनली ए लिटिल एगो, आई हैव अराइव्ड हेयर ओनली ए लिटिल एगो, तो यहाँ पर अभी थोड़े समय से पहले ही मैं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हैव है, जब प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है तो ये एगो का यूज यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग रहा। इसके बाद आता है ये बिफोर एंड एगो का यूज कंप्लीट हुआ और आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद येट एंड स्टिल। तो येट एंड स्टिल में क्या होता है कि येट का जो अर्थ होता है वो होता है अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक, और स्टिल का अर्थ जो होता है अभी भी। दोनों का अंतर समझें, अभी तक और अभी भी। तो येट का यूज जो होता है वो वाक्य के अंत में किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं येट का यूज। और स्टिल का यूज जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या वर्ब से, ऑक्सिलरी के बाद
यह सिंपल वर्ब से पहले किया जाता है। ऑक्सिलरी के बाद ये सिंपल वर्ब से पहले इसका यूज किया जाता है स्टिल का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है ही इज स्टिल इन सर्विस। अब यहाँ पर ये ऑक्सिलरी जो इज है इसका जस्ट बाद स्टिल, इसका यूज स्टिल का कर दिया गया है कि वो अभी भी सर्विस में, अभी तक सर्विस में है, सेवा में है। अब ही इज स्लीपिंग येट, यहाँ इसको येट को लास्ट में यूज किया गया कि वो अभी भी सो रहा है। तो ये येट एंड स्टिल का यूज भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। टू बी कंटिन्यू। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स के लगभग 12 रूल्स को जाना है, यानी 12 रूल्स को हमने जाना है। और आई होप ये सारे रूल्स आपको क्लियर, अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। इसका जो शेष पार्ट है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। रेस्ट पार्ट जो है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, बाकी के जितने भी रूल्स हैं। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।